लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके थे एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल, कंप्लीट हो गया था। आज अपन को पढ़ना है वाटर पोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन। हमारा वाटर लगातार पोल्यूटेंट होता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वाटर के अंदर जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, ये फिजिकल हो सकता है या फिर ये केमिकल हो सकता है या फिर ये पोल्यूशन जो है बायोलॉजिकल हो सकता है। ऐसा हम पहली क्लास में ही पढ़ चुके थे, पढ़ा था बायोलॉजिकल। नो इट दिस पोल्यूशन में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, भौतिक, रासायनिक या जैविक। फिजिकल कैसे? जैसे मान लीजिए पानी मटमैला हो रहा है ना, इसकी टर्बिडिटी बढ़ रही है, टर्बिडिटी बढ़ रही है, यानी पानी का मटमैलापन बढ़ रहा है। हिंदी में क्या कहते हैं? मटमैलापन। मटमैलापन समझते हैं? पानी थोड़ा सा गंदा सा हो रहा है, इसका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट कैसे करते हैं? किसी भी पानी का अगर आपको टर्बिडिटी चेक करना तो उसके अंदर एक डिस्क होती है, वो डालते हैं, कितनी गहराई तक आप डिस्क को देख पा रहे हैं, उससे टर्बिडिटी का पता चलता है। अगर ज्यादा मटमैला होगा तो आपको कम गहराई पर ही दिखना बंद हो जाएगी, और अच्छा पानी होगा, साफ पानी होगा तो ज्यादा गहराई तक नजर आएगी। ये या फिर मान लीजिए पानी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, चेंज हो रहा है पानी का टेम्परेचर, तो चाहे टेम्परेचर बढ़े चाहे टर्बिडिटी बढ़े, पानी के अंदर फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। ये तरह पानी का क्या है? फिजिकल पोल्यूशन। केमिकल, मान लीजिए एसिड रेन हो गई, एसिड रेन हुई और ये बरसात का पानी किसी वाटर बॉडी के अंदर मिल गया, तो बताइए वाटर जो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, केमिकल मिल गया ना, तो ये क्या हो गया? केमिकल पोल्यूशन। बायोलॉजिकल, माइक्रोब्स किसी पानी के अंदर अगर बढ़ जाए, सूक्ष्म जीव बढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल पोल्यूशन। जैसे मान लीजिए ये कोई वाटर बॉडी है, पॉन्ड मान लीजिए इसको, या फिर लेक मान लीजिए, झील। अब यहाँ पर इलाका कैसा है? कोल्ड एरिया है। कौन सा एरिया? कोल्ड एरिया। किसी ठंडे इलाके में कोई पॉन्ड या लेक है, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, यहाँ का वाटर भी बढ़िया है, यहाँ का अंदर का एनवायरमेंट भी बढ़िया है, और सारे ऑर्गेनिज्म अच्छे से रह पा रहे हैं। फिर क्या हुआ? किसी ने पास में टीपीपी लगा दिया। क्या है टीपीपी? थर्मल पावर प्लांट। पढ़ा करो, थर्मल पावर प्लांट। और टीपीपी का जो पानी आएगा वो पानी कहाँ छोड़ दिया जाएगा? इस वाटर बॉडी के अंदर। जब वाटर बॉडी के अंदर ये पानी छोड़ा जाएगा तो बताइए क्या गर्म पानी होगा? इससे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो झील है बाहर, एरिया कैसा है? ठंडा, और झील के अंदर का एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो जो ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर पर रहने के लिए एडेप्टेड है, अब वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं, ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। और यही पोल्यूशन है। तो आप पानी का टेम्परेचर बढ़ा करके भी पोल्यूशन कर रहे हैं, पानी की टर्बिडिटी बढ़ा करके भी पोल्यूशन कर रहे हैं, एसिड रेन हो रही है तो भी पोल्यूशन हो रहा है, माइक्रोब्स बढ़ रहे हैं तो भी पोल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे मैक्सिमम अगर वाटर पोल्यूशन की बात की जाए, मैक्सिमम वाटर पोल्यूशन किससे होता है? तो हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम वाटर पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ होता है एक चीज से, हालांकि वो चीज होता है, लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो सीवेज से। किससे होता है? सीवेज किसको कहते हैं? कचरा नहीं, वाहित मल। बड़ी सिटीज के अंदर जो ह्यूमन एक्सीड्रा होता है उसको पाइपलाइन के थ्रू बाहर निकाला जाता है, जैसा कि पहले बताया गया था, और फिर जाकर किसी वाटर बॉडी के अंदर इसको डाल दिया जाता है, और ये सारा इकट्ठा होकर किसी नदी में, नाले में डाल दिया जाता है। इसको आप सीवेज कहते हैं, वाहित मल। तो वाहित मल यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप बात करें इंडिया के अंदर, तो सीवेज जो होता है, वो सीवेज की वजह से जल गंदा हो रहा है। सीवेज में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इंप्योरिटी सीवेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी? तो सीवेज के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। जैसे इसके अंदर सस्पेंडेड होता है, जैसे इसके अंदर कोलोइडल होता है, और इसके अंदर डिजोल्व भी होगा, सस्पेंडेड भी होगा और कोलोइडल भी होगा। कोलोइडल जैसे मान लीजिए क्लॉथ है, पेपर है, फीकल है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो ये सारे के सारे क्या है? ये कोलोइडल इंप्योरिटीज है। सस्पेंडेड की बात करें, निलंबित की बात करें, तो जैसे मान लीजिए सैंड है, जैसे कि मान लीजिए क्ले है ना, तो ये सारे किसी क्या होगा? सैंड, क्ले वगैरह, ये क्या है आपका? सस्पेंडेड है। और डिजोल्व की बात करें तो जैसे मान लीजिए नाइट्रेट, फॉस्फेट, और इसके अलावा बात करें तो कैल्शियम, आपका सोडियम, अमोनिया, ये सारा का सारा क्या है? डिजोल्व, जो घुला हुआ है पानी के अंदर। इसके अंदर आप सिल्ट भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे जो है डिजन, सस्पेंडेड और आपके क्या है? कोलोइडल आपके इंप्योरिटीज है। अगर बताइए वाहित मल के अंदर इंडिया में ये इंप्योरिटीज यानी सीवेज मिलाया जाएगा, सीवेज के अंदर क्या क्या होता है समझ में आ गया? ये सीवेज मिलाया जाएगा तो हमारी वाटर बॉडीज का पानी पोल्यूटेड होगा कि नहीं होगा? और हमारी वाटर बॉडीज का पानी लगातार पोल्यूटेड होता जा रहा है।
और मैं बात करूंगा एनसीईआरटी की, वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। एनसीईआरटी पारा नंबर 274 एनसीईआरटी पारा नंबर 274 ले जाइए। इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी पारा नंबर 274, हिंदी मीडियम पारा नंबर 300 एक ब्लू गोला सा बना हुआ है जिसमें 99% वाटर को बताया गया है। देख पा रहे हैं 0.1% क्या है इम्प्योरिटी दिख रही है। अब वो 0.1% इम्प्योरिटी आप देखिए क्या ये है, अरे ये है सस्पेंडेड में क्या है अगला कोलोइडल में क्या है फीकल मैटर हो गया ये रहा सब दिख गया। नीचे ये है क्या मैं कह दूं सिर्फ 0.1% इम्प्योरिटी में जो वाटर होता है इसको पीने लायक नहीं रखा या यूज में लेने लायक भी नहीं रखा। अब ये पास में देखने लिखा हुआ है अब ये 0.1% इम्प्योरिटी मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज दिख रहा है। अब इसका मतलब समझिए 0.1% इम्प्योरिटी की वजह से जो सीवेज है वो मानव के काम का नहीं रहा। बात में कुछ गड़बड़ है, पढ़िए होटल का। अब ये 0.1% इम्प्योरिटी मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर क्या ह्यूमन यूज करता है डोमेस्टिक सीवेज को नहीं करता। ये बात थोड़ी सी एनसीईआरटी में गलत है। तो होना क्या चीज है हिंदी में भी गलत लिखा हुआ है, पढ़िए हिंदी की लाइन केवल 0.1% अपद्रव्य है। हाँ आगे के कारण ही घरेलू वाहित मल मानव के उपयोग के अगर ये नहीं होता तो वाहित मल को उपयोग में लेते नहीं। तो ये थोड़ी सी एनसीईआरटी वो डायग्राम सही दिया लेकिन पास में लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ करनी तो उसको काटा पीटी नहीं करनी है, पास में सही से लिख लेंगे इंग्लिश में लिखेंगे। अब नियर 0.1% देखिए इंग्लिश वाले पार्ट में अब नियर 0.1% इम्प्योरिटीज ऑफ डोमेस्टिक सीवेज अब नियर 0.1% इम्प्योरिटीज ऑफ डोमेस्टिक सीवेज make water unfit for human use। समझ गए बात? हाँ इंग्लिश हिंदी वाले तुम लिख लोगे अपने हिसाब से 0.1% वाहित मल के अपद्रव्य कारण 0.1% वाहित मल के अपद्रव्य कारण 0.1% वाहित मल के अपद्रव्य कारण जल मानव के उपयोग लायक नहीं रहा। जल मानव के उपयोग लायक नहीं रहा। बात समझ में आ रही है क्या? पूरा क्लियर है? क्लियर? अब एक बात समझते हैं, अगर आप सीवेज को समझ गए तो अब हमें बात करनी पड़ेगी बीओडी की। किसकी बात करेंगे? बीओडी की। ये रहा अगला टॉपिक बीओडी। बीओडी का मतलब होता है, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत बात स्कूल के बच्चे पढ़े होते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहां पर होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपने एग्जाम के अंदर बायोलॉजिकल लिखा है, बायोकेमिकल आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया। इसको अगर आप समझें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सीधा एक वाटर बॉडी के अंदर। बंद कर देना। इसके लिए हम चलते सीधा एक वाटर बॉडीज में। मान लेते हैं ये कोई पॉन्ड है या लेक है, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। बताइए क्या पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होगी कि नहीं होगी? घुलित ऑक्सीजन होगी। इस पानी के अंदर मान लेते हैं यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन डिजोल्व है, ये रही यहाँ की डिजोल्व ऑक्सीजन। और हमने इस डिजोल्व डीओ का मतलब आप क्या समझेंगे? डिजोल्व ऑक्सीजन। तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है यहाँ पर हमने देखी पानी की ऑक्सीजन। जब इस पानी की डिजोल्व ऑक्सीजन को देखते हैं तो हमें पता चला कि ये डिजोल्व ऑक्सीजन, एक रफ डाटा ले लूँ मैं अपने हिसाब से, कि 20 मिलीग्राम पर लीटर है ना, 20 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में कितनी डिजोल्व ऑक्सीजन? सर ये आपको कैसे पता चलती है? अरे एक मशीन से मापा, ऑक्सीमीटर। कौन सी मशीन? ऑक्सीमीटर। ठीक है, कैसे किया हमारे काम की चीज़ में आप मान लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल डाल दिया। ये आप ऑर्गेनिक मटेरियल डालें, कितना डाला मेरे को नहीं पता, आपने डाला, आप जाने। ये ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पर डाल दिया, कट 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 बहुत सारा डाल दिया। अब बताइए जैसे आपने ऑर्गेनिक मटेरियल डाला, क्या इसका डिकम्पोजिशन होगा? होगा। और डिकम्पोजिशन कौन करेगा? बैक्टीरिया और फंजाई, माइक्रोब्स आएंगे। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन करने के लिए माइक्रोब्स आ गए। डिकम्पोजिशन करने के लिए बहुत सारे माइक्रोब्स आ गए। अब ये माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर ये माइक्रोब्स, यहाँ पर ये क्या है? माइक्रोब्स। अगर ये माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन करते हैं तो इनको डिकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि डिकम्पोजिशन इज हाईली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस।
चाहिए, तो आप ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? पानी से। तो जो वाटर की डिजोल्व ऑक्सीजन उसको ये यूज में ले लेंगे और इसका क्या कर देंगे? डिकम्पोजिशन कर देंगे। जब कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाता है उसके बाद हम यहाँ की डिजोल्व ऑक्सीजन देखते हैं, तो हमें यहाँ की डिजोल्व ऑक्सीजन मिलती है, मान लीजिए 8 मिलीग्राम पर लीटर। 8 मिलीग्राम पर लीटर। बात समझ आ गई? इन्होंने डिकम्पोजिशन किया, डिकम्पोजिशन करने के बाद वाटर के अंदर कितनी ऑक्सीजन मिलती है? वो है 8 मिलीग्राम पर लीटर। पहले कितनी थी? तो यूज कितनी की? 12। मतलब पहले थी 20, यूज की 12, तो आ गई 8, यानी 12 मिलीग्राम पर लीटर इन्होंने यूज कर ली। ध्यान दीजिए, कुल ऑर्गेनिक मटेरियल को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा कितनी ऑक्सीजन की है डिमांड? फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ रहे हैं? व्हाट इज बीओडी? ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितना होगा बीओडी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि उतना ज्यादा डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कंप्लीट डिकम्पोजिशन के लिए कितनी ऑक्सीजन की है डिमांड? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है ना? जैव और रासायनिक ऑक्सीजन मांग। सही बात है। इसका मतलब अगर ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा होगी। क्या मैं कह दूं? ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डायरेक्टली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज्यादा, इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल उतना ही ज्यादा। अगर ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा, इसका मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन कम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्या ये फंडा समझ में आ रहा है क्या? यस, ओके। इसका मतलब एक फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर बीओडी कम के ज्यादा? कम। डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मटेरियल कम। एक पोल्यूट वाटर के अंदर आप देखेंगे बीओडी ऑर्गेनिक मटेरियल डिसॉल्व ऑक्सीजन कम। समझ गए? इसको आप बुलिक ऑक्सीजन कहेंगे, इसको आप कहेंगे बीओडी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने एक वाटर बॉडी को देखा, उस वाटर बॉडी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम है। ओहो, कह दीजिए ये तो पोल्यूटेंट वाटर है या पोल्यूट वाटर है। पोल्यूट वाटर, बात समझ में आ रही है? अगर आप किसी वाटर बॉडी के अंदर 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम डिसॉल्व ऑक्सीजन देखते हैं, कह दीजिए बेटा अब तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ही मर जाएंगे, ये तो हैवी पोल्यूटेंट है, हैवी पोल्यूटेंट, हैवी पोल्यूट वाटर। समझ में आ रही बात? अच्छा, आप बताइए, फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर जो बीओडी होगी वो कम के ज्यादा? कम। शाबाश। अगर आप देखते हैं कि जो बीओडी है, बीओडी वो 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, इसका मतलब ये फ्रेश वाटर है। अब यहाँ पर कुछ बच्चा के उलझ जाते हैं, ये क्या है सर? सही बोला कि गलत बोला? सही है। मैं यहाँ पर और डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं, बीओडी चेक कर रहा हूँ। तो बीओडी तो कमी होगी ना फ्रेश वाटर की, और कितने से? 1 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन इस चीज को और समझते हैं बढ़िया से, एक ग्राफ प्लॉट करके। ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं, इधर ये डिस्टेंस ले रहा हूँ और इधर मैं कुछ कंसंट्रेशन ले रहा हूँ ऑक्सीजन की, बीओडी की, और बीओडी की ले रहा हूँ और डिसॉल्व ऑक्सीजन की। मान लेते हैं बेटा यहाँ पर एक रिवर जा रही है, ये रही एक रिवर है, और ये ग्राफ आगे से लेते हैं, जगह कम आएगी यहाँ पर। ये मान लेते हैं एक रिवर है। कौन सी रिवर बोलूँ रे? बेड़च बोलते हैं अपनी वाली, बेरच रिवर। ठीक है, ये नदी जा रही है। जब चित्तौड़ से होकर के रिवर गुजरती है, चित्तौड़ वाले अपनी सिटी का सारा सीवेज कहाँ डालते हैं? बेड़च। अभी तक चित्तौड़ यहाँ से शुरू होगा, जब तक चित्तौड़ नहीं आता उससे पहले इस नदी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन कम के ज्यादा? इसके अंदर डीओ ज्यादा है, डीओ ज्यादा है। बताइए इस नदी के अंदर बीओडी कम के ज्यादा? बीओडी इसमें क्या है? कम है। अचानक जैसे ही चित्तौड़ में नदी प्रवेश करती है, चित्तौड़ वाले अपना पोल्यूटेंट वाटर इसके अंदर छोड़ देते हैं, अपना सीवेज यहाँ पर छोड़ देते हैं, सीवेज सिटी वाले छोड़ देते हैं। अचानक सीवेज मिल रहा है, क्या ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता जा रहा है? मिलता जा रहा है। इसका मतलब आप बताइए, अगर ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें मिल गया तो इसका बीओडी अचानक से बढ़ जाएगा और डिसॉल्व ऑक्सीजन अचानक से बढ़ जाएगा। इसका मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पर अचानक इस जगह पे आते क्या हो जाएगी? कम, और यहाँ पर बीओडी अचानक से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? लेकिन आप बताइए यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये नदी तो बहती जा रही है, बहती नदी है, जैसे जैसे आगे जाते जाएगा उसका डिकम्पोजिशन होता जाएगा, ऑक्सीजन और डिसॉल्व होती जाएगी, ऑक्सीजन डिसॉल्व होती जाएगी, ऑक्सीजन डिसॉल्व होती जाएगी, डिसॉल्व हो रही O2। अब लगातार O2 जब डिसॉल्व होती जाएगी, आप बताइए वक्त के बाद लगातार अब वापस बीओडी क्या हो जाएगा?
कम जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। जहाँ पर ये बढ़ गया था ये यहाँ पर गया। बात समझ पा रहे हैं? बढ़िया समझे? किसी को दिक्कत? एनसीईआरटी के अंदर क्या ऐसा डायग्राम दिख गया क्या आप समझ गए? बहती नदी का डायग्राम है क्या? इसको रुके हुए पानी के लिए बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, एक बार सीवेज डाल के रुक जाना, फिर टाइम के साथ फ्लोट करना। एक बार सीवेज डालना, अब रुक गए, अब नहीं डालना, अब टाइम के साथ फ्लोट करो, उसका डिकम्पोजिशन होगा। लेकिन लगातार सीवेज डालो फिर ग्राफ नहीं बना सकते। यहाँ पर और भी मेरे को कुछ लिखना है, जगह कंप्यूटर पहले चेक हो। चलिए बताओ, हाँ जी, तो यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया था। बस इसके बारे में बताना था, लास्ट में ब्यूटी बार। देखो मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेफनिया, डेफनिया। एक लिख रहा हूँ ट्रॉड फिश। एक मैं लिखता हूँ जैसे लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई। ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं। अगर ये पानी में मौजूद है इसका मतलब ये पानी बहुत अच्छा है, इसमें पोल्यूशन नहीं है, तो इनको फ्रेश वाटर इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर इंडिकेटर। इंडिकेटर किसको कहते हैं? सूचक। तो ये शुद्ध जल की सूचक है, सही बात है। लेकिन पानी के अंदर अगर मौजूद है ट्यूबीफैक्स, ये एक एनलिडा होता है, एनलिडा। अगर पानी के अंदर मौजूद है ई कोलाई, ये एक बैक्टीरिया होता है, तो इसका मतलब ये पानी जो होता है ये पोल्यूटेड वाटर है, ओके। तो इस तरह से अगर ये चीज़ें मौजूद है तो पोल्यूटेड वाटर इंडिकेटर कह सकते हैं इनको, और इनको फ्रेश वाटर इंडिकेटर कह सकते हैं। क्लियर? चाहे पोल्यूटेड, अच्छा मैं कह दूँ कि ये कौन से हैं? पोल्यूटेड वाटर इंडिकेटर। अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे सही कि गलत? ई कोलाई से फ्रेश वाटर का पता चल जाता है? सही। अगर ई कोलाई नहीं है तो फ्रेश का पता चलेगा? अरे यार नहीं पता। हाँ बताइए, डेफनिया से पोल्यूशन का पता चल जाएगा? हाँ, तो फ्रेश वाटर इंडिकेटर लेकिन पोल्यूशन का बता देगा। ये पोल्यूटेड वाटर इंडिकेटर लेकिन बात समझेंगे। तो ये बात है इसकी। आगे अगला टॉपिक हमारा चैप्टर बीओडी समझ में आ गई? जैसे होता है बीओडी वैसे होता है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, सीओडी। बताइए क्या होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। केमिकल, बोलो तो सही, ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है बीओडी, क्या है सीओडी, आइए समझते हैं। एक काम करो, जो तुमने बैक्टीरिया से कराया था अब वही चीज तुम किसी केमिकल से कराओ। बैक्टीरिया से कराया था वही किससे कराएंगे? केमिकल से कराया, तो इसको क्या बोलेंगे? सीओडी बोलेंगे। जैसे है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल ले लिया। क्या ले लिया? ऑर्गेनिक मटेरियल। एक काम करो, तुम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल लेके आओ। कहाँ से लाए? किचन से ले लो। 1 किलोग्राम तोल के ले लो। 1 kg ऑर्गेनिक मटेरियल ले लोगे मटेरियल और ले जा करके डाल दिया इसमें। ये रहा 1 kg ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इसके अंदर ऐसा कोई केमिकल डालो जो इसका ऑक्सीडेशन कर दे, ब्रेकडाउन कर दे। अरे मेरे दिमाग में आ रहा है K2Cr2O7 करते ही ये काम। K2Cr2O7 को एक काम करो, ब्यूरेट के अंदर भर लो और इसको नीचे डाल के इसके ऊपर डाल, खिला दो। क्या इसके ऊपर डालो? खिलाएगा किसको? हाँ, यहाँ पर डालेंगे तो जैसे जैसे इस पर गिरेगा इसका क्या करेगा? ब्रेकडाउन। जैसे सबसे पहले 10 ml डाला, अरे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। थोड़ा और डालो, 20 ml, अभी हुआ? नहीं। 40 ml, नहीं हुआ। 50 ml, नहीं हुआ। 60 ml, अरे हो गया, रुक जाओ। बस पता चलेगा कितना ml पे हुआ। सर हमको क्या पता कितने पे हो रहा है? अरे रंग बदल जाएगा, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, रंग बदल जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के लिए कितने केमिकल में जो ऑक्सीजन है कि नहीं, कितनी है डिमांड? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
है ना। ऑर्गेनिक मटेरियल के कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के लिए कितने केमिकल में कितने ऑक्सीजन की है डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन का, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय केमिकल फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन, पूरा होना चाहिए ना, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिक मटेरियल। कंप्लीट ऑर्गेनिक मटेरियल का कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के लिए कितने ऑक्सीजन की है डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इज दैट क्लियर। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, चाहे बीओडी चाहे सीओडी, बीओडी और सीओडी में ज़्यादा कौन होगी। अगर मैं बात करूँ बीओडी और बात करूँ सीओडी, तो दोनों में ज़्यादा कौन होगी, नालायक को सीओडी ज़्यादा होगी। बीओडी और सीओडी में ज़्यादा कौन होगी, सीओडी ज़्यादा होगी। कैसे, आइए देखते हैं। आपने 1 किलोग्राम लिया ऑर्गेनिक मटेरियल, 1 किलोग्राम के लिया ऑर्गेनिक मटेरियल ले लिया। जब आप 1 किलोग्राम ऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं, बीओडी तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की लेके जाती है जिनका बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल, जिनका बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन कर रहे हो कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैव नहीं करनी है, तो जिनका बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन कर रहे हैं उन्हीं का होगा। लेकिन अगर आपने 1 किलोग्राम ऑर्गेनिक मटेरियल लिया तो इसमें तो बायोडिग्रेडेबल भी होगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होगा, और केमिकल नॉन बायोडिग्रेडेबल का भी ब्रेकडाउन करते हैं। तो मान लेते हैं इसके अंदर 800 ग्राम जो था वो 800 ग्राम बायोडिग्रेडेबल था। कैसा था, बायोडिग्रेडेबल, छोड़ में लिख दूं। और इसके अंदर 200 ग्राम जो था वो 200 ग्राम नॉन बायोडिग्रेडेबल था। कैसा था, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल का जो डिकम्पोजिशन हुआ, एक्चुअल में तो बैक्टीरिया से कराते तो बैक्टीरिया तो इसी की करता और उसकी छोड़ देता, तो फिर ये क्या बन जाता, बीओडी। और सीओडी में तो ये भी काउंट हो गया, वो भी काउंट हो गया। ओके, तो सीओडी और बीओडी में क्या ज़्यादा होगा, अरे बात समझ में आएगी नहीं आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अपना बीओडी कंप्लीट हुआ, सीओडी कंप्लीट हुआ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोमैग्नीफिकेशन। अगला टॉपिक है बायोमैग्नीफिकेशन। क्या है बायोमैग्नीफिकेशन, इसको हिंदी में कहते हैं जैव आवर्धन। क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड होते हैं और केमिकल कंपाउंड्स जो कि बायोमैग्नीफिकेशन शो करते हैं। जैसे कौन बायोमैग्नीफिकेशन शो करता है, मैं उनका नाम बता दूं। जैसे आप बात करते हैं डीडीटी का, जैसे आप बात करते हैं बीएचसी की, जैसे हम साथ ही साथ बात कर लें एबीसी की, एबीएस की। एबीएस क्या होता है, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, एबीएस। जैसे मैं बात कर दूं यहाँ पर एचजी की, मरकरी। जैसे मैं बात कर दूं यहाँ पर, देखिए वो बचा नहीं मेरे को, यहाँ पर एचजी के बाद अपन क्या ले सकते हैं, मरकरी हो गया, कैडमियम की बात कर लें। जैसे मैं बात कर दूं पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, तो डीडीटी भी एक पीसीबी है। कैसे, डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो टेट्राफिनाइल डाइक्लोरो पॉलीफिनाइल, पॉलीक्लोराइड है ना। तो जितने भी जुड़ा हुआ है ना वही हो जाएगा आपका। तो ये क्या होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ऐसे वाले, सॉरी केमिकल सब्सटेंस होते हैं ऐसे वाले, अगर आप इनको खा लेते हैं या किसी तरह से किसी एनिमल की बॉडी में आ जाते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ जाते हैं, तो इनका आगे डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, निकाल देंगे, नहीं बेटा इनका एक्सक्रीशन भी नहीं होता है, बड़ी समस्या है। ना तो डाइजेशन होगा, ना एक्सक्रीशन होगा, ना डाइजेशन ना एक्सक्रीशन, तो क्या होगा, ये आपकी बॉडी के अंदर फैट में, किसमें बोलो, फैट में या फिर लिपिड में, किसमें, लिपिड में। तो फैट में या लिपिड, लिपिड को लिपो लिख दो, फैट में या लिपिड में सोल्यूबल हो जाते हैं और आपकी बॉडी का ही पार्ट बन जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को आप क्या कहते हैं कि भैया ये तो बायोमैग्नीफिकेशन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, बात समझ आ गई। चलिए समझते हैं बायोमैग्नीफिकेशन को एक बढ़िया तरीके से। ये रहा एक वाटर बॉडी, मान लेते हैं कोई पॉन्ड है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। ये रहा पानी, ब्लू ब्लू। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रह रहे हैं फाइटो, इनको खाने वाले, इनको खाने वाली, इनको खाने वाली लार्ज फिश। ओके, पास ही किसान का खेत है और इस बार इस किसान ने बढ़िया फसल बोई, लेकिन अरे यार ये क्या, ये किसान तो कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, अपने खेत में बैठकर डीडीटी छिड़क रहा है। छिड़की डीडीटी, अब हुई बरसात। जैसे ही रेनफॉल होता है, सॉरी जैसे ही बरसात बरसती है, ये डीडीटी बह बह के कहाँ जाती है, पानी के अंदर। डीडीटी पानी में आ गई। एनसीईआरटी का डेटा बता रहा हूँ, एज इट इज रट लेना।
ये देखना 0.003 ppb, ध्यान से देखना, क्या है ये pp पार्ट्स पर। क्या इस वाटर को ये फाइटोप्लैंक्टन कंज्यूम करेंगे? क्या लगातार डीडीटी फाइटोप्लैंक्टन के अंदर जाएगी और इनका लेवल इसके अंदर बढ़ता जाएगा और इसके अंदर है 0.003 ppm, ध्यान दीजिए ppm पार्ट्स पर। क्या पानी से फाइटोप्लैंक्टन में डीडीटी जाता है? आगे बढ़िए, जब जूप्लैंक्टन में जाएगा और बढ़ जाएगा 0.04 नहीं, हाँ 0.04 ppm, इसके अंदर 0.5 ppm, इसके अंदर 2 ppm, देख पा रहे हैं एज इट इज। अरे यार ये लार्ज फिश है ना, एक दिन की बात, एक बर्ड इसको ले उड़ी, खा जा, बर्ड खा सकती है ना, खा गई, और जो बर्ड इसको खा रही है इसका नाम बेटा सीगल, क्या नाम है? सीगल, खा गई। बताइए बर्ड्स के अंदर डीडीटी कंसंट्रेशन इतना ही कि और ज्यादा? ओहो 25 ppm तक बात चली गई है, कम हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। अब बताइए जब 25 ppm तक बात चली गई तो बच्चों का सवाल है कि लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है डीडीटी? तो बेटा आप जानते हैं कि जैसे आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो उसकी एज जो होती है वो ज्यादा होती है, और एज ज्यादा होती है तो खाएगा ज्यादा तो एक्यूमुलेट ज्यादा करेगा, जमाएगा ज्यादा, तो एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, फेट सोल्यूबल हो जाते हैं और ये बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट। ओके, तो इनका एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा, और अगर एक्यूमुलेशन ज्यादा तो सर इससे क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। अगर बॉडी के अंदर डीडीटी की कंसंट्रेशन ज्यादा तो इसका मतलब यहाँ पर ये बॉडी के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिफेक्ट करेगा, तो इसका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो होगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इस पर इफेक्ट आएगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड है, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अगर इफेक्ट होगा तो बॉडी में जितने भी कैल्शियम से रिलेटेड रिएक्शंस होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, वो काम नहीं करेगा सही से। और आप जानते हैं कि ये अंडे देता है, और अंडा देगा तो अंडे को कवच किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, और अब कैल्शियम ही इसका मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट हो गया तो अब कवच जो होगा वो थिन लेयर होगी, तो एक शेल जो होगी वो एक शेल कैसे हो जाएगी बेटा? थिन लेयर की फॉर्म में होगी, और अगर थिन लेयर की फॉर्म में तो बताइए वो अंडे समय से पहले ही इमेच्योर ब्रेकडाउन हो जाएगा, समय से पहले क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। हाँ, तो इमेच्योर इनमें ब्रेकडाउन हो गया, समय से पहले ये अंडे टूट गए। अगर ये अंडे टूटे हैं तो बताइए क्या इन अंडों से बच्चे निकलेंगे? टाइम से पहले इमेच्योर हो गया ना, क्या बच्चे निकलेंगे? नहीं। इसका मतलब अगर ऐसा है, इमेच्योर ब्रेकडाउन होने की वजह से इसकी पॉपुलेशन में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, तो इसकी पॉपुलेशन लगातार ही घट जाएगी, और इसकी पॉपुलेशन अगर घटती जा रही है, वो ऑनलाइन क्लास डिस्टर्ब नहीं करे, इसकी पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है, अगर पॉपुलेशन घटती जा रही है इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट आ रहा है। अरे ये तो एक बर्ड है, ये तो एक बर्ड है। आप बताइए हम ह्यूमंस के अंदर भी तो डीडीटी आता जा रहा है, आज खेतों में डीडीटी का यूज नहीं हो रहा है क्या? आज बताइए कितनी जगह पे डीडीटी, और इतने सारे केमिकल्स हमारे अंदर नहीं आ रहे क्या? अगर ऐसा है तो आप बताइए लगातार आपकी बॉडी में ये केमिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, आपकी बॉडी में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, और अगर ऐसा है तो आपको लगातार ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ती है जो कैल्शियम से रिलेटेड है, कभी हड्डी टूट गई, कभी फ्रैक्चर हो गया, कभी कुछ बात समझ में आ चुकी होगी। सारा खाना पीना इस पर निर्भर। एक ऑथर है रशियल कार्सन, बड़े ही प्यारे लेखक, इन्होंने अपनी बुक लिखी, इनकी बुक का नाम साइलेंट स्प्रिंग। स्प्रिंग किसको कहते हैं भैया? बसंत। और साइलेंट का मतलब जब बर्ड ही मर गई तो कौन चर्चा आएगा। बड़ी प्यारी बुक, अपनी बुक के अंदर ये जिक्र करते हैं डीडीटी का, और बताते हैं डीडीटी किस तरह से पॉल्यूशन फैला रहा है। बहुत प्यारी बुक, क्वेश्चन भी आ रखा है, आप याद करेंगे, एनसीईआरटी में नहीं लेकिन आप ध्यान देंगे। उसके बाद इंडिया के अंदर डीडीटी बैन हो जाता है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर डीडीटी को यूज में लिया जा रहा है, वो अवैध रूप से लिया जा रहा है। इंडिया में डीडीटी बैन है, ठीक है, डीडीटी इंडिया में बैन है, याद रख लेंगे। ओके, अब इसके अलावा और भी बहुत सारे मेटल्स, जैसे ये देख लीजिए, ये मेटल है, ये वाली, जैसे ये मेटल है, तो ये मेटल तो कहीं न कहीं हमारे प्रयोग में आ जाती है। जब ये मेटल हमारे प्रयोग में आ जाती है, इसका मतलब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही है, बीमारियां करती होगी। जापान का एक शहर या जापान का एक प्रांत ले लीजिए, जापान का एक प्रांत कुमामाटो के अंदर एक जगह है मीनामाटा। एक्चुअल में वहां पर एक नदी है जिसका नाम है मीनामाटा। नदी के पास में, उस शहर के पास में फैक्ट्री लगती है, उस फैक्ट्री से कुछ केमिकल्स निकलते हैं और वो केमिकल नदी में छोड़े जाते हैं। उन केमिकल्स के अंदर HG होता है,
Hg की वजह से वहाँ की फिशेस के अंदर Hg का अकोमोडेशन ज़्यादा हो गया, और जब उन फिशेस को वहाँ के लोग खाते हैं तो उनके अंदर Hg ज़्यादा होने से डिजीज देखी गई, नाम पड़ गया मीना माटा डिजीज। क्या नाम पड़ गया बेटा? मीना माटा। मीना माता नहीं है ये, मीना माटा डिजीज, या हिंदी वाले इसको मीना माटा रोग कहते हैं, तो मीना माटा डिजीज। एक और है कैडमियम। जैसे कैडमियम अगर आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो कैडमियम की हाई कंसंट्रेशन बढ़ते वजह से आपके जोड़ों में, हड्डियों में तकलीफ रहने लगता है, जैसे आवाज आती है आउच। बीमारी का नाम है आउच डिजीज। क्या नाम है? आउच डिजीज, या फिर इसको इटाई डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, इटाई डिजीज। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है और अगला टॉपिक अपन शुरू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और